ओके जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है अब तक तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हमने इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को स्टडी करना शुरू किया था लास्ट लेक्चर में, और हमने इंस्ट्रक्शन सेट प्रिंसिपल्स में से जो 7 डायमेंशन हैं उनमें फर्स्ट डायमेंशन को एक्सप्लोर कर चुके हैं। आज हम मेमोरी एड्रेसिंग को स्टार्ट करते हैं। और अगेन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि आप अगर अपना एक घर बनाएंगे तो उसमें क्या क्या डिसीजन लेंगे कि उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह के काम हम आज करें। अगर आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर का इंस्ट्रक्शन सेट को डिज़ाइन करना है, उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है, तो आपको 7 डायमेंशंस के अंदर सोचना पड़ेगा। एक में हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया था। उसमें हमने जो क्लासिफिकेशन है उसमें हमने 3 डिसीजंस करने थे। नंबर 1 के नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने होने चाहिए, ठीक है जी। नंबर 2 नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, जो 2 और 3 हो सकते हैं, और उनमें से जो ऑपरेंड्स हैं उनमें से कितने ऑपरेंड्स जो हैं वो मेमोरी ऑपरेंड्स हो सकते हैं, जिसमें नन टू 3 जो है हमारे पास ऑप्शंस थी, ठीक है जी। तो अगेन आप मुझे किसी भी वक्त इंटरप्ट कर सकते हैं लेक्चर में। क्वेश्चन पूछने के लिए जस्ट माइक को अनम्यूट करें और मुझे क्वेश्चंस कर लें, ठीक है जी। तो अब जो ड्रेसिंग मोड है इसमें हमें यस कोई क्वेश्चन है, किसी ने माइक को सर मेरा अनम्यूट किया। क्वेश्चन ये एडवांटेज डिसएडवांटेज टेबल में सर वो रजिस्टर का डिसएडवांटेज है वो समझ नहीं आया था मुझे। जी मैं भी आपको बताता हूँ इसका क्या आपको समझ नहीं आया। डिसएडवांटेज रजिस्टर का यस सर। इसमें आपको क्या समझ नहीं आया, आप मुझसे पूछे, मैं आपको बताता हूँ। इसमें समझ क्या नहीं आया, नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आया। अगर आप यहाँ पे देखें एडवांटेज, यहाँ पे एक एडवांटेज है फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन एनकोडिंग। सर ये लाइन में समझ नहीं आई कि हायर इंस्ट्रक्शन काउंट देन आर्किटेक्चर विद मेमोरी रेफरेंस इन इंस्ट्रक्शन, इसकी समझ नहीं आई बस। डिसएडवांटेज बेसिकली यस, आपके इस आर्किटेक्चर में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ज़्यादा होंगी। अब उसकी रीज़न ये है कि अब जब यहाँ पे आप जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आपके पास वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शंस हों और उनमें मेमोरी से आप डायरेक्टली रेफरेंस कर सकते हो तो आपकी इंस्ट्रक्शंस कम हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप रजिस्टर मेमोरी की बात करें तो आप डायरेक्टली एक ही इंस्ट्रक्शन में मेमोरी से ऑपरेंड उठाएंगे और उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन या कोई अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन काउंट इसलिए ज़्यादा हो रही है कि अगर आपने लेट्स सपोज मेमोरी से ऑपरेंड्स उठाने हैं तो पहले आप इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे जो मेमोरी से रजिस्टर फाइल में ऑपरेंड्स को लेके आएंगी। तो उसके बाद आप वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन या अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे तो आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जबकि इस इंस्ट्रक्शन में आप सिंगल इंस्ट्रक्शन में ही मेमोरी को भी रेफर कर रहे हैं और अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट्स जो हैं वो भी सॉरी ऑपरेशंस हैं वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पहले डिफरेंट इंस्ट्रक्शन यूज करते हुए मेमोरी से रजिस्टर फाइल में ऑपरेंड्स को लाना पड़ेगा। उसके बाद आप न्यू इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे और फिर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रजिस्टर में ज्यादा होते हैं। यही क्वेश्चन है, कुछ और पूछना चाह रहे थे या समझ आ गया या कुछ और पूछना चाह रहे हैं? सर आ गया। ओके जी, थैंक यू। ठीक है जी, अब हमने ये देखना है कि डिफाइन हाउ मेमोरी एड्रेसेस आर इंटरप्रेटेड और हाउ आर यस यस। सर आपने लास्ट लेक्चर में एक टेबल करवाया था जिसमें हम लोगों ने कुछ जी ये सर इसमें जो लोड इंस्ट्रक्शन होती है वो तो मेमोरी से डाटा फेच नहीं कर रही होती। यस ऐसा ही है। अब आप यहाँ पे ये पूछना चाह रही हैं कि जब अगले हम इस आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं या चले रजिस्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें कहा तो ये गया है कि सिर्फ रजिस्टर्स में ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, मेमोरी से एक्सेस नहीं हो रही। तो यहाँ पे लोड क्यों यूज किया गया, यही क्वेश्चन है आपका? जी सर एग्जैक्टली। यस तो ये बेसिकली होता कुछ यूं है कि इस रजिस्टर के अंदर आपके जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उसके ऑपरेंड्स रजिस्टर्स के अंदर अवेलेबल हैं। यहाँ पे वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर आपके रजिस्टर में ऑपरेंड्स अवेलेबल नहीं हैं तो आपको मेमोरी से उनमें लोड करना पड़ेगा। मेन कमांड आपकी ये एडिशन, और इस एडिशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो ऑपरेंड्स हैं वो रजिस्टर्स के यूज हो रहे हैं। जबकि अगर आप इस कमांड पे यूज और करें रजिस्टर मेमोरी में तो एक ऑपरेंड आपका रजिस्टर में है, दूसरा ऑपरेंड जो बी है ये आपका डायरेक्टली मेमोरी से आया हुआ है। अगर जो लोड आपने ऑपरेंड यहाँ पे भी किया है, ऑपरेंड्स की बात हो रही है कि ऑपरेंड्स किधर रिजाइड कर रहे हैं।
आइदर इन मेमोरी और रजिस्टर्स। अगर रजिस्टर में सिर्फ रिजाइड कर रहे हैं और डायरेक्टली आप जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं वो रजिस्टर से उठा रहे हैं तो आपका रजिस्टर आर्किटेक्चर है। यहाँ पे आपका एक डायरेक्ट ऑपरेंड जो है वो मेमोरी से आया हुआ है। अगर जो यहाँ पे भी आपने जो ये ऑपरेंड जो लाइट ग्रे कलर का ऑपरेंड है ये भी आपने लोड ही किया था मेमोरी से। कई अगर आपने असेंबली लैंग्वेज की हो जो आपने पहले कोर्सेज पढ़े हुए हैं तो आप गौर करेंगे वहाँ पे आप डायरेक्टली रजिस्टर फाइल में भी राइट कर सकते हैं, आपको कई दफ़ा लोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ आ गया? कुछ और पूछना चाह रहे हैं? सर ये जो थर्ड पे है इसमें आपने कहा है जो ए यहाँ मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन आ रही है ये लोड होगी बेसिकली, दूसरी वाली लोड होगी क्या? इसे लोड नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मेमोरी से नो, यहाँ पे एक ऑपरेंड R1 में उन्होंने ए को लोड किया। अब ALU ने काम करना है। अब ALU का एक ऑपरेंड रजिस्टर है, एक ऑपरेंड मेमोरी से है, जबकि यहाँ पे दोनों ऑपरेंड्स रजिस्टर फाइल में आ चुके हैं और फिर ALU ने डायरेक्टली इन रजिस्टर्स को यूज किया है, मेमोरी से उसका कोई लिंक नहीं है। जब उसने एडिशन परफॉर्म किया है तब मेमोरी से उसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, या कुछ और पूछना चाह रही हैं? जी सर ठीक है। हमने इसमें कहा था रजिस्टर आर्किटेक्चर में सिर्फ लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस हैं जो मेमोरी से इंटरेक्ट करती हैं, इसके अलावा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर आप इस रजिस्टर मेमोरी में देखें तो ये जो एडिशन की इंस्ट्रक्शन है ये भी मेमोरी से रेफरेंसिंग इसकी हो रही है, जबकि यहाँ पे एडिशन की रेफरेंसिंग सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्स की हो रही है। यही डिफरेंस है इन आर्किटेक्चर्स में। यहाँ पे जो एडिशन की इंस्ट्रक्शन है या अरिथमेटिकल लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है वो डायरेक्टली रजिस्टर फाइल से ऑपरेंड्स को ले रही हैं, जबकि यहाँ पे आपकी मेमोरी रेफरेंसिंग भी हो रही है। मेन डिफरेंस आपका यहाँ पे आता है। ठीक है, अगर आप ये कहें कि यहाँ पे लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस नहीं होनी चाहिए थी, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स हैं। इस एग्जांपल के अंदर उसने R1 और R2 को A-B को रजिस्टर से वो मेमोरी से लोड किया। ये इनिशियली आप इन्हें डायरेक्टली रजिस्टर्स में राइट भी कर सकते थे। ठीक है जी, अगेन अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे दोबारा पूछ सकती हैं। ठीक है जी, ओके। ड्रेसिंग मोड्स में हमने डिसीजंस लेने हैं कि 1 मिनट जी, इस रजिस्टर मोड से हमने एड्रेसिंग मोड में हमने डिसीजंस लेने हैं कि मेमोरी एड्रेसेस कैसे इंटरप्रेट होते हैं और हाउ दे आर स्पेसिफाइड। एड्रेसिंग मोड्स कैसे स्पेसिफाई करते हैं हम। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इंटरप्रेटिंग एड्रेसिंग मोड्स की, मेमोरी एड्रेसेस की। ऑल द इंस्ट्रक्शन सेट्स आर जनरली बाइट एड्रेस्ड। इसका मतलब यह है कि आप जब भी कोई मेमोरी से इंटरेक्शन करेंगे तो आप एक बाइट को एक्सेस करेंगे। ठीक है जी, और हर एक वक्त में आपको एक बाइट रिसीव होगी। ठीक है जी, और एक्सेस फॉर आप 8 बिट्स उठा सकते हैं, 16 बिट्स आप लोग पिक कर सकते हैं, 32 बिट्स पिक कर सकते हैं, डबल वर्ड 64 बिट्स को आप पिक कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन होगा ये अगर लेट्स सपोज आपने वर्ड को रैम से मेमोरी से पिक करना है तो बेसिकली 4 बाइट्स 1 बाय 1 आपकी एक्सेस होंगी, और अगर आपने स्टोर भी करना है तो 1 बाय 1 बाइट्स सिंगल बाइट करके 4 बाइट्स आपकी वर्ड की स्टोर होंगी। ठीक है जी, ओके। नंबर 2, आपने इसमें इंटरप्रेट जब करना होता है मेमोरी एड्रेसिंग को तो आपने ये डिसीजन लेना है कि आपका कंप्यूटर जो है वो बिग एंडियन है या लिटिल एंडियन है। ठीक है जी, इसके बारे में आप लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ा होगा। यहाँ पे मैं दोबारा आपको बताता चलूँ, जो बिग एंडियन है, अगर लेट्स सपोज ये आपका 32 बिट इंटीजर है जिसका हेक्साडेसिमल कोड कुछ ये लिखा हुआ है OA OB OC एंड 0D, अगर आपका ये एक 32 बिट इंटीजर है जिसका हेक्साडेसिमल कोड ये है तो इसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स बिग एंडियन में वो हायर एड्रेस पे स्टोर होंगी, जबकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स लोअर एड्रेस पे स्टोर होंगी। लिटिल एंडियन में लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स लोअर एड्रेस में स्टोर होती हैं, जबकि हायर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हायर एड्रेस में स्टोर होती हैं। ये लिटिल एंडियन की कॉन्फ़िगरेशन है, ये बिग एंडियन की कॉन्फ़िगरेशन है। आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बिग एंडियन में लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो हैं वो हायर एड्रेस में स्टोर हो रही हैं,
जबकि लिटिल एंडियन में लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स लोअर एड्रेस में स्टोर हो रही हैं। ये जो ये जो a+1 a+2 एंड a+3 एंड सो ऑन, ये एड्रेसेस गिवन है, ये एड्रेसेस गिवन है, ठीक है जी। तो डायग्राम से भी आप देख सकते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो हैं वो लोअर एड्रेस में स्टोर हो रही हैं फॉर लिटिल एंडियन, और बिग एंडियन में इसका ऑपोजिट है, ठीक है जी। तो लिटिल एंडियन जो है वो आपकी रिस्क 5 के अंदर यूज हो रही है। एक ओपन रिस्क माइक्रो प्रोसेसर है जो बेसिकली हार्डवेयर में एग्जिस्ट नहीं करता, सॉफ्ट कोर में एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिग एंडियन कॉन्फ़िगरेशन यूज हो रही है। एक अगर आप ये ओपन रिस्क को यूज करना चाहते हैं तो एक सिमुलेटर है OVP सेम, ओपन वर्चुअल प्लेटफॉर्म सिमुलेटर। उसके अंदर आप इस ओपन रिस्क को यूज करते हुए आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है जी। ओपन रिस्क सिमुलेटर OVP, ओपन वर्चुअल प्लेटफॉर्म सिमुलेटर, OVP सेम, ठीक है जी। तो इसके अंदर ये ओपन रिस्क की सॉफ्ट कोर माइक्रो प्रोसेसर जो है ओपन रिस्क की सॉफ्ट कोर में अवेलेबल है, हार्डवेयर में ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन पर्पस के लिए इसके अंदर बिग एंडियन यूज हो रही है। इसके अलावा मेट्रोला का भी एक प्रोसेसर है जिसमें बिग एंडियन कॉन्फ़िगरेशन यूज हो रही है, ठीक है जी। बाइट ऑर्डरिंग इज अ प्रॉब्लम। ये बेसिकली बाइट ऑर्डरिंग इसको हम कह रहे हैं कि आपने मेमोरी में ऑर्डरिंग किस तरह की है अपने कंटेंट्स की, रजिस्टर के कंटेंट्स की, ठीक है जी। बाइट ऑर्डरिंग इज प्रॉब्लम व्हेन एक्सचेंजिंग डेटा अमंग कंप्यूटर्स विद डिफरेंट ऑर्डरिंग, ठीक है जी। अगर आप डिफरेंट कंप्यूटर्स में डेटा को एक्सचेंज कर रहे हैं तो एक प्रॉब्लम होगा। रीजन ये होगी कि वो लिटिल एंडियन में स्टोर होंगे और आप किसी और कंप्यूटर में उसको कॉपी कर रहे हैं अपने डेटा को, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर बिग एंडियन कॉन्फ़िगरेशन यूज हुई हुई है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, ठीक है जी। नंबर 2 जो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स वो आपकी बैकवर्ड स्टोर होती हैं रजिस्टर्स में, ठीक है जी। अगर आप बैकवर्ड एक स्ट्रिंग है आपकी तो वो इस फॉर्म में स्टोर होगी, बैकवर्ड BAC यानी SDRAWKCAB, ये बैकवर्ड लिखा हुआ है लेकिन रिवर्स में, बैकवर्ड फॉर्म में, रिवर्स फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो रजिस्टर्स में जो आपकी स्ट्रिंग्स हैं वो इस तरह स्टोर होती हैं। नंबर 2 एक तो हो गया कि हमने ये चूज करना है कि आपकी एड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। बाइट एड्रेस सबसे ज़्यादा प्रेफर होती है और आप इसे यूज़ करते हैं, और जो एक्सेसेस हैं वो 8 बिट्स 16 बिट्स। अब 64 बिट आर्किटेक्चर के अंदर आप 64 बिट एक्सेस जो है उसको आप नहीं देख सकेंगे क्योंकि आपने 32 बिट्स आपके रजिस्टर का साइज होगा, तो 64 बिट्स के लिए आपको 2 रजिस्टर्स चाहिए होंगे। अगर आपने ये एक्सेस 64 बिट एक्सेस लेके आनी है तो आपके पास 2 रजिस्टर्स चाहिए होंगे फॉर रजिस्टर फाइल्स, अगर आपका आर्किटेक्चर जो है वो 32 बिट्स का है। नंबर 2 आपने ये कन्वेंशन यूज करनी है कि लिटिल एंडियन आपने यूज करनी है, बिग एंडियन। नंबर 3 आपने ये चूज करना है कि आपके जो मेमोरी के अंदर कंटेंट्स पड़े हुए हैं आइदर दे मस्ट बी अलाइंड और नॉन अलाइंड, ठीक है जी। तो अलाइनमेंट जो है उस अभी मैं आपको एक डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, उससे आपकी जो मेमोरी एक्सेसेस हैं वो फास्ट हो जाती हैं। अलाइनमेंट आपने चेक कैसे करनी है, अगर आपका कोई एड्रेस है A, ठीक है जी, और आपने कोई ऑपरेंड या कोई डेटा पिक करना है मेमोरी में से जिसका साइज S है, डेटा का या ऑपरेंड का जो आपने मेमोरी में कंटेंट्स हैं उसका साइज S है, तो आपकी अलाइन जो मेमोरी जो डेटा है वो अलाइंड होगा अगर A mod S इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो आपके जो एक्सेस है मेमोरी की वो अलाइंड है, ठीक है जी। फास्टर एक्सेस विद अलाइनमेंट, मिस अलाइनमेंट कॉजेज हार्डवेयर कॉम्प्लिकेशंस। अगर आप मिस अलाइनमेंट सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके हार्डवेयर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, उसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी और उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है जी। और aligned access is required in alignment network for alignment in 64 bit registers, ठीक है जी। तो एक हार्डवेयर होता है अलाइनमेंट नेटवर्क जो बेसिकली aligned access के लिए यूज होता है। अब मैं आपको यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाता हूँ। ये जो 0 to 7 लिखा हुआ है ये बेसिकली आपका एड्रेस है, ठीक है जी। आपकी एड्रेस की लोअर 3 बिट्स हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर आपने 7 को स्टोर करना है तो एटलीस्ट आपको 3 बिट्स चाहिए। 7 का इक्विवेलेंट जो है वो 111 है, 111, ठीक है जी। तो ये आपका लेट्स सपोज एड्रेस है और ये आपका डेटा है जिसका साइज लिखा हुआ है विड्थ S, ठीक है जी। आप लोगों ने एक्सप्रेशन देखा था A mod S, इसमें A इज एड्रेस, S इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपने पिक करनी है। तो ये 0 to 7 इज एड्रेस और एड्रेस की लास्ट 3 बिट्स रिप्रेजेंट हुई हुई हैं। लेट्स सपोज हायर ऑर्डर ऑल हायर ऑर्डर बिट्स जो हैं वो जीरोस हैं, एज्यूम कर रहा हूं मैं, ठीक है। और जो ये जो
वर्टिकल कॉलम है, इसमें जो ये एस है ये साइज आपको गिवन है, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर आप 1 बाइट की ऑब्जेक्ट्स उठा रहे हैं तो ये सब की सब 2 3 4 5 6 7 ये सब की सब अलाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आप 2 बाइट्स की ऑब्जेक्ट्स उठा रहे हैं, हाफ वर्ड को पिक कर रहे हैं, तो आपकी अगर आप उसे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये अलाइंड है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे बात करें 4 की, तो अगर आप ये एक्सप्रेशन यूज करें a mod s, तो 4 मॉडुलो 2 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं अगर आप 4 रिमाइंडर डिवीजन बाय 2 करें तो आपका आंसर जो होता है वो 0 होता है। यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, इस थर्ड रो में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एड्रेस 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर आप लेट्स सपोज इसी सेकंड ऑब्जेक्ट को देखें जो 3 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे आप 3 मॉडुलो डिवीजन 2 करेंगे तो रिमाइंडर होगा 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये मिस अलाइंड है, ठीक है जी। ये 4 बाइट्स हैं, 0 से स्टार्ट करें, 4 से करें, 4 मॉडुलो डिवीजन बाय 4 इज इक्वल टू 0, दिस इज अलाइंड। ये तीनों मिस अलाइंड है। 8 बाइट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ ये अलाइंड है। आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो 8 से स्टार्ट होगी, 8 मॉडुलो 8 इज इक्वल टू 0, दिस इज अलाइंड। इन सब के लिए आप टेस्ट कर सकते हैं, दे आर ऑल मिस अलाइंड। यहाँ तक क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, ये सेकंड डायमेंशन है, इसमें आपको छोटे से डिसीजंस करने हैं, अलाइनमेंट होनी चाहिए, मिस अलाइनमेंट होनी चाहिए, और जो और बाइट ऑर्डरिंग स्कीम है आपने उसको चूज करना है, और किस तरह की एक्सेसिस जो है बाइट, हाफ वर्ड, डबल वर्ड, एक आप किस तरह की एक्सेसिस चाह रहे हैं, ये मेमोरी एड्रेसिंग के अंदर आप सेकंड डायमेंशन में यूज करते हैं। अब हम थर्ड डायमेंशन की बात करते हैं और देखते हैं जी मेमोरी एड्रेसिंग में एड्रेसिंग मोड्स कौन से यूज होते हैं। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, आप लोगों ने आर्म या मिप्स अपने अब तक कोर्सेज में पढ़ा हुआ है, जबकि आप लोग में से किसी ने इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर नहीं पढ़ा हुआ। अगर आप में से किसी ने इंटेल का कहीं भी पढ़ा हुआ है या किसी कोर्स में इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा हुआ है, उसका इंस्ट्रक्शन सेट को आपने एक्सप्लोर किया हुआ है, तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। जी, आप में से कोई बताएगा मुझे, कोई एक स्टूडेंट जो, अच्छा एक नंबर 1 एक बात आप सुन लें, आप में से जो CR है वो काइंडली मुझे मेरे ईमेल आईडी पे मुझे एक ईमेल जरूर कर दें, ताकि मुझे कोई अनाउंसमेंट्स करनी हो तो मैं आपसे शेयर कर सकूं, या कुछ भी मुझे कुछ शेयर करना है जो, तो आप मुझे काइंडली, मैंने एक ईमेल शेयर किया चैट में, आप में से जो भी CR हैं, जिस सेक्शन के, 4 CR हैं, चारों सेक्शंस के, या एक सेक्शन है, 2 सेक्शन है, आई गेस 2 सेक्शंस होंगे यहाँ पे, या एक सेक्शन होगा, आप में से जो भी CR है काइंडली कोई CR बन जाए, बल्कि इस ऑनलाइन क्लास का एक CR बन जाए, सिंगल CR एक बन जाए, ठीक है जी। और वो काइंडली मुझे ईमेल पे अपना नेम और रोल नंबर शेयर करें, ताकि कोई भी अनाउंसमेंट्स हो या कुछ भी शेयर करना चाहता हूँ तो आप लोगों से डायरेक्टली शेयर कर सकूँ। और अगर आप में से भी कोई पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हुए CR मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मुझसे ईमेल पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। मैंने अपना ईमेल शेयर कर दिया, काइंडली आप में से जो भी CR है इस क्लास का, वो मुझे काइंडली एक ईमेल जरूर कर दें। ओके जी, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप में से किसी ने इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा है किसी भी कोर्स में या कहीं पे भी, या अपनी खुद कुछ करते हुए? जी, यस और नो में आंसर कर दें, मैं सिर्फ यस और नो सुनना चाह रहा हूँ। आप में से किसी ने यस और नो में मुझे आंसर करने पड़ा हुआ है कि नहीं इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर? ओके जी, मैं रोल नंबर कॉल कर देता हूँ, रोल नंबर 36। यस, रोल नंबर 36, यस और नो में आंसर करना है। ओके जी, रोल नंबर 36 जरूरी काम से मसरूफ है। रोल नंबर 61। नो सर। ओके, ओके जी, वैसे मैं किसी एक से और भी पूछ लेता हूँ, क्योंकि ना ये ख्वाजा हमाद जी, ख्वाजा हमाद आप भी किसी जरूरी काम से गए हुए हैं? रोल नंबर 7। नो सर। ओके, आप लोगों ने इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप, फिर इसका मतलब ये है कि आपने
जो भी माइक्रो प्रोसेसर अपने कोर्स में जहाँ कहीं भी पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने इन फर्स्ट 4 के अलावा कोई भी एड्रेसिंग मोड स्टडी नहीं किया होगा। ठीक है जी, आपने रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यूज़ किया होगा, इमीडिएट यूज़ किया होगा, डिस्प्लेसमेंट यूज़ किया होगा, मे बी रजिस्टर इनडायरेक्ट भी यूज़ किया हो, लेकिन इनके अलावा आप में से किसी ने कोई एड्रेसिंग मोड नहीं यूज़ किया होगा, क्योंकि आप लोगों ने जो माइक्रो प्रोसेसर्स पढ़े हैं वो रिस्क आर्किटेक्चर्स हैं, और उनमें आपकी कोशिश ये होती है कि आप लेस नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स जो हैं वो यूज़ करें, और अमूमन ये जो फर्स्ट 3 और 4 एड्रेसिंग मोड्स हैं मेजरली यही यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर आप में से किसी ने इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा हो या कोई और सिस्क आर्किटेक्चर को देखा हो, तो ये जो लोअर एड्रेसिंग मोड्स हैं ये वहाँ पे यूज़ होते हैं। लेकिन अगेन अगर आप लोगों ने अपना कोई माइक्रो प्रोसेसर बनाना है, क्योंकि अगेन इंटेल के अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, रिस्क आर्किटेक्चर्स के अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। लास्ट लेक्चर में अगरचे हमने कहा था कि इंटेल जो है वो भी रिस्क लाइक स्ट्रक्चर पे शिफ्ट हो गया, और एक वो हार्डवेयर यूज़ करता है जो 8086 इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करता है रिस्क लाइक इंस्ट्रक्शंस में, और फिर वो रिस्क लाइक इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इंटेल में एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है जी, तो ये एड्रेसिंग मोड्स हैं, इनसे आप काफ़ी फेमिलियर ऑलरेडी होंगे। जो लोअर एड्रेसिंग मोड्स हैं वो अमूमन ये लोअर एड्रेसिंग मोड जो हैं वो आप इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शंस में दे सकते हैं। मैं आपको इनमें से एक कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगेन ये जो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है इसमें सिर्फ रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, R3 R4 बोथ आर रजिस्टर्स। इमीडिएट के अंदर आपका जो एक ऑपरेंड है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है जी, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एक रजिस्टर है और ये एक कांस्टेंट है, और ये से आप इमीडिएटली एक्सेस कर रहे हैं, और उसका जो रिजल्ट है इस इंस्ट्रक्शन का आप उसे रजिस्टर 4 में स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ पे आप एक चीज़ और भी गौर कर सकते हैं, यहाँ पे 2 ऑपरेंड फॉर्मेट है, यहाँ पे भी 2 ऑपरेंड फॉर्मेट है। रिस्क 5 में अगर आप देखें तो कई जगह 3 ऑपरेंड फॉर्मेट यूज हुआ होता है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि R3 और R4 में एडिशन हो रही है, और रिजल्ट जो है वो R4 का रिप्लेस हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ 2 रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है जी, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इस डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है जनाब, आपका जो एड्रेस है उसमें से उसका जो आपका जो एड्रेस है वो आपका एक रजिस्टर के अंदर स्टोर है। ठीक है, और उसके अंदर आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं 100 यूनिट्स का। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप एक अरे डिक्लेयर करें तो उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो एक रजिस्टर R1 में स्टोर होगा, और जब आपने उसमें किसी इंडेक्स को एक्सेस करना है तो आप ये उसमें डिस्प्लेसमेंट देंगे। ठीक है, तो ये कैसे इंस्ट्रक्शन काम कर रही है, ये आपके रजिस्टर के अंदर आपका एड्रेस है R1, उस एड्रेस के अंदर हमने 100 का ऑफसेट दिया। ठीक है, इस एडिशन के बाद आपका एक एड्रेस बन जाएगा। रजिस्टर R1 में भी एड्रेस है, 100 का ऑफसेट किया, यानी इट मींस कि एड्रेस के अंदर आपने 100 प्लस किया तो आपका एक नया एड्रेस बन गया। ये एड्रेस आपने मेमोरी को प्रोवाइड किया, तो उस एड्रेस पे जो भी कंटेंट्स हैं वो कंटेंट्स और R4 के कंटेंट्स ये दोनों सम अप हो रहे हैं, और रिजल्ट जो है वो R4 में स्टोर हो रहा है। अगेन आपको कोई भी क्वेश्चन है आप लोग मुझे दरमियान में इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं। रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है जनाब, रजिस्टर इनडायरेक्ट के अंदर ये ऑफसेट जो 100 का ऑफसेट है ये मिसिंग है। एड्रेस आपका एक सिंगल ऑपरेंड का एड्रेस जो है वो मेमोरी में। ठीक है, R1 में जो एड्रेस है वो आपने मेमोरी को प्रोवाइड किया, वहाँ पे जो कंटेंट्स हैं उनको आपने रजिस्टर R4 के कंटेंट से ऐड कर दिया, और रिजल्ट R4 में आपने स्टोर कर दिया। ठीक है जी, अब ये नेक्स्ट है जो अमूमन आप लोग रिस्क आर्किटेक्चर्स में कम देखेंगे। ये बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनमें से ये आपकी इंटेल में आपको ये ज़रूर मिल जाएंगी। ठीक है, तो इनमें से एक दो मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो इंडेक्स आर्किटेक्चर है इसमें आपके दोनों एड्रेसेस जो हैं वो रजिस्टर्स में, और हो कुछ ये रहा है कि आपने एक सिंगल एड्रेस जो आपका R1 में पड़ा हुआ है उसको, और सेकंड एड्रेस जो आपका R2 में पड़ा हुआ है, इन दोनों को आपने सम अप किया। इन दोनों एड्रेसेस को सम अप करने के बाद एक नया एड्रेस जनरेट हो गया। वो एड्रेस आपने मेमोरी को प्रोवाइड किया, उस लोकेशन पे जो कंटेंट्स हैं वो रजिस्टर R3 के कंटेंट से ऐड अप हुए और R3 में स्टोर हो गए। ठीक है जी, अब ये एक लास्ट में आपको एक और समझा देता हूँ। ये मेमोरी इनडायरेक्ट है। ठीक है,
अगर आपको सी लैंग्वेज आती है जो आप लोगों ने होपफुली बिल्कुल पढ़ी हुई है, तो उसमें आपने पॉइंटर्स को स्टडी किया हुआ है। तो पॉइंटर्स बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सेस कर रहे होते हैं आपके वेरिएबल्स को, ठीक है। पॉइंटर्स जो होते हैं वो एड्रेसेस होते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह की एड्रेसिंग है। यहाँ पे कुछ ये हो रहा है कि R3 में आपका एक एड्रेस है, ये एड्रेस आपने मेमोरी को प्रोवाइड किया, तो ये जो फर्स्ट इनर आर्गुमेंट है मेमोरी रजिस्टर R3, इसके जो कंटेंट्स होंगे वो एक उसके अंदर भी एक एड्रेस होगा। बेसिकली यहाँ पे कुछ ये हो रहा है कि अगर आपके पास एक पॉइंटर P है, तो पॉइंटर भी कहीं स्टोर होता है मेमोरी में। तो पॉइंटर जहाँ पे स्टोर हुआ है जो एक एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंटर जहाँ पे स्टोर हुआ है उस पॉइंटर का भी एड्रेस है। तो ये जो इनर आर्गुमेंट है ये आपको पॉइंटर का एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, और जब वो एड्रेस आपने मेमोरी को प्रोवाइड किया तो फिर एक्चुअल एड्रेस कैलकुलेट हुआ और वहां से कंटेंट्स उठाए गए, और वो जो कंटेंट्स हैं जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आपने R1 की ऑब्जेक्ट से एडिशन की और रिजल्ट R1 में स्टोर कर दिया। तो बेसिकली आप इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इसको आप कहते हैं। ये बिल्कुल पॉइंटर्स की तरह वर्क कर रही है। पॉइंटर्स जो होते हैं वो किसी एड्रेस को पॉइंट कर रहे होते हैं, लेकिन पॉइंटर इटसेल्फ मेमोरी में स्टोर होते हैं और उनका भी एड्रेस होता है। तो इनर आर्गुमेंट जो है वो पॉइंटर का एड्रेस है, जहाँ पे पॉइंटर स्टोर हुआ है आपने उसको एक्सेस किया, वहां से एक एड्रेस पिक किया और वो एड्रेस आपने मेमोरी को प्रोवाइड किया, तो एक्चुअल एड्रेस कैलकुलेट हुआ और वहां से आपने कंटेंट्स पिक किए और रजिस्टर R1 में एडिशन की और आपके पास रिजल्ट जो है वो R1 में स्टोर हो जाएगा। ये जो ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो डिक्रीमेंट है आप इसको आराम से देख सकते हैं खुद भी। यहाँ पे कुछ ये हो रहा है कि आप जब एक ऑपरेशन परफॉर्म करें तो आपका जो एड्रेस है R2 उसमें आप एक कांस्टेंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ये जो साइज है ये D है, ये साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। अगर आप 2 बाइट्स को एक्सेस कर रहे हैं तो आपने एक्सेस करने के बाद जो आपने एड्रेस है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए आप इसको 2 का इंक्रीमेंट कर देंगे कि आपने 2 बाइट्स को एक्सेस करना है, ठीक है जी। इसी तरह बाकी ऑपरेशंस कर रहे हैं, मैंने कुछ मिस कर दिए, आप उन्हें खुद अपने तौर पे देख सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने सभी समझा दिए, ठीक है जी। डिक्रीमेंट में माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका जो है आपकी ये जो स्केल्ड आर्किटेक्चर स्केल्ड मेमोरी एड्रेसिंग है ये सिर्फ और सिर्फ VAX आर्किटेक्चर में आपको मिलेगी, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है जी। तो इसको आप इंडेक्स एड्रेसिंग कहते हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। अब व्हेन अ मेमोरी लोकेशन इज यूज्ड द एक्चुअल एड्रेस स्पेसिफाइड बाय द एड्रेसिंग मोड इज कॉल्ड इफेक्टिव एड्रेस। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने एड्रेस कैलकुलेट किया था, सॉरी ये जो डायरेक्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये आपको डायरेक्ट आपने इसका एब्सोल्यूट एड्रेस दे दिया, ठीक है। ये एड्रेस आपने मेमोरी में प्रोवाइड किया, वहां से कंटेंट्स ऑब्जेक्ट्स आपने उठाए और R1 में ऐड अप कर दिए। तो लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट की, तो ये जो रजिस्टर है इसमें जो कंटेंट्स पड़े हुए हैं वो एक इफेक्टिव एड्रेस होगा मेमोरी का। इसी तरह अगर आप इस इनडायरेक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो एड्रेस कैलकुलेट होगा वो बाद में इफेक्टिव एड्रेस कहलाएगा। जो फाइनल जहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को पिक करना है, जो फाइनल एड्रेस कैलकुलेट होगा वो उसको हम इफेक्टिव एड्रेस का नाम देते हैं जी। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एड्रेसिंग मोड्स हैव द एबिलिटी, यस 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 पूछिए वन बाय वन। टेबल में थर्ड डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी, इसमें ये जो 100 वैल्यू लिखी हुई है ये इसको कैसे, मतलब आप प्लीज इसको थोड़ा सा बता दें कि ये कैसे इसका ये जस्ट एग्जांपल है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रजिस्टर में एड्रेस है ऑल जीरोस, लेट्स सपोज ऑल जीरोस, तो मैं चाहता हूँ मैं 100th लोकेशन के ऊपर अपनी डेटा को पिक करूँ ऑब्जेक्ट को, तो मुझे यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे 999th ऑब्जेक्ट चाहिए तो मैं 999 यहाँ पे लिख दूंगा। ये जस्ट एक वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट है, बेस वैल्यू से डिस्प्लेसमेंट है, ये कोई भी वैल्यू से। यहाँ पे 100 एग्जांपल है सिर्फ। यही पूछना चाह रही है, कुछ और पूछना चाह रही थी? जी सर ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन और भी था शायद, कोई और भी साइड पैनल में कोई बात करी थी। सर जो थर्ड लास्ट पे डी, ये इसकी समझते हैं, जो थर्ड लास्ट वाला है, ये थर्ड लास्ट जो D है ये साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। तो इसमें ये हो रहा है कि अगर आपके लेट्स सपोज आप इसी टेबल को थोड़ी देर के लिए रैम समझें, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज ये D इज इक्वल 2 है और आप
आपका बेस एड्रेस जो यहाँ पे रजिस्टर R2 में जो एड्रेस है, लेट्स सपोज वो इस मेमोरी को, इस रजिस्टर को जो मैं यहाँ पे पॉइंटर को मूव कर रहा हूँ, लेट्स सपोज इसको मूव कर रहा है, तो जब +2 होगा तो वो 1 2 यहाँ पे पॉइंट करना शुरू कर देगा। दोबारा आप इसे एक्सेस करेंगे तो +2 इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप यहाँ पे थे तो आपने 2 बाइट्स को पिक किया है। साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2 बाइट्स। अगर आप 3 करते हैं तो 1 2 3 ये 3 ऑब्जेक्ट्स पिक होती हैं और फिर आपका पॉइंटर यहाँ से थर्ड ऑब्जेक्ट यहाँ पे पॉइंट करना शुरू कर देता। और अगेन यहाँ पे इस ऑटो इंक्रीमेंट का, इस एड्रेसिंग का ये भी फायदा है कि ऑटो डिक्रीमेंट आप इसको बोथ डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। अगर चाहे हर एड्रेसिंग में बोथ डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, माइनस भी जा सकते हैं। उसमें आपको कुछ ये करना पड़ेगा कि जो आपके ऑफसेट्स हैं वो साइंड ऑफसेट्स होंगे, यानी अगर हम नेगेटिव में आप डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं तो बैकवर्ड जाएगा, नेगेटिव पिछली तरफ जाना शुरू कर देगा नेगेटिव एड्रेसेस की साइड पे। यानी अगर लेट्स आप 10th पे हैं तो 9 8 7 पे जाना शुरू हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव दे रहे हैं तो 11 12 13 पे जाना शुरू कर देगा। तो ऑटो डिक्रीमेंट में ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप यहाँ पे हैं 2 साइज है तो यहाँ से 1 2 ये इसको एक्सेस करेगा। यहाँ पे नेक्स्ट टाइम वो भी यहाँ पे रजिस्टर्स को एंड सो ऑन। क्लियर हुआ है या मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, समझ आ गया है? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई, समझ आ गया आपको? हेलो जी सर। ओके जी, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, ये एड्रेसिंग मोड्स जो हैं ये आंखें बंद करके हम नहीं चूज कर सकते, इनमें भी आपकी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगेन इसमें जो ये वाला पार्ट है ना, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन काउंट, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है जी, अभी हमें से बिल्कुल लेक्चर के स्टार्ट में मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, सर इंस्ट्रक्शन काउंट कम कैसे हो जाएंगी? तो अगेन इसमें से कुछ मोड्स हैं जो डायरेक्टली मेमोरी से इंटरेक्ट कर रहे हैं और मेमोरी से कंटेंट्स उठाते हुए रजिस्टर मेमोरी आर्किटेक्चर, बेसिकली जो नीचे वाले मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स हैं रजिस्टर मेमोरी आर्किटेक्चर में ज़्यादा यूज़ होंगे। अगर आप सिर्फ रजिस्टर आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो उसके लिए ये फर्स्ट 4 जो कंटेंट्स हैं, मोड्स हैं, ये सफिशेंट हैं। ठीक है जी, तो अगेन अगर आप ये जो एड्रेसिंग मोड चूज़ करते हैं तो इसकी वजह से आपकी इंस्ट्रक्शन काउंट जो है वो रिड्यूस हो सकता है। जैसे मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शन काउंट जो है जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था आज के लेक्चर में, ये मेमोरी रजिस्टर मेमोरी में और इवन मेमोरी में आपके इंस्ट्रक्शन काउंट कम होगी, जबकि रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन काउंट जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है जी, तो एड्रेसिंग मोड जो है वो डिसाइड कर रहे होते हैं, उसकी वजह एड्रेसिंग मोड की वजह से आपका इंस्ट्रक्शन काउंट जो है वो चेंज, उसमें इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन काउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, स्पेशली जब आप किसी एम्बेडेड एप्लीकेशन से डील कर रहे हो। एम्बेडेड एप्लीकेशंस के अंदर जो है मेमोरी लिमिटेड है और आपको जो कोड डेंसिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए फॉर एम्बेडेड एप्लीकेशंस। तो इंस्ट्रक्शन काउंट्स कम होंगी तो आप इजीली अपने कोड को मेमोरी में स्टोर कर सकेंगे। ठीक है जी, और अगेन एड्रेसिंग मोड की वजह से आपकी हार्डवेयर में कम्प्लेक्सिटीज़ भी आ जाती हैं। अगर सिंपल एड्रेसिंग मोड होगा तो उसको हैंडल करने के लिए हार्डवेयर भी आपका सिंपल होगा। ठीक है जी, और अगेन एवरेज क्लॉक साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शंस, इस पे भी आपका इफेक्ट पड़ता है, डिपेंड करता है आप एड्रेसिंग मोड कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अगर आपकी फिक्स लेंथ एड्रेसिंग मोड्स हैं, सॉरी फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो अमूमन फिक्स्ड क्लॉक साइकिल्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत रेयर होता है और आइडियल केस के अंदर ऐसा होता नहीं है। जबकि अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स ले रही होंगी, मेमोरी एक्सेसिंग की डिफरेंट ले रही होंगी, जंप्स की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो डिफरेंट क्लॉक साइकिल्स ले रही होंगी। तो एड्रेसिंग मोड की बेस पे भी एड्रेसिंग मोड जो हैं वो भी आपकी CPIs को अफेक्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को मैंने बिल्कुल शुरू में बेंचमार्क्स बताए थे, मैंने आपको कहा था आपने स्पेक की जो वेबसाइट है उसको भी विजिट करके देखिएगा, वो $100 के आपको मिलते हैं। आप में से किसी को अगर वो फ्रीली अवेलेबल हैं या किसी ने कहीं पे देखे हैं तो आप किसी के पास हैं तो आप काइंडली मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है जी, मेरे पास बहुत थोड़े से हैं, मुझे सब चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे किया ये गया कि उन बेंचमार्क्स में से कुछ बेंचमार्क्स उन्होंने रन किए। ये टेक्स, स्पाइस और GCC, ये कुछ बेंचमार्क्स के नाम है। डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स को उन्होंने टेस्ट किया, तो उन्होंने देखा कि ये जो रजिस्टर इनडायरेक्ट, इमीडिएट और डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा ये यूज़ होते हैं। स्केल्ड और मेमोरी इनडायरेक्ट ये कम यूज़ हो रहे हैं, और इसके अलावा भी जो पैटर्न्स हैं, जो एड्रेसिंग मोड्स हैं, वो इन तीनों से कम यूज़ हो रहे हैं। तो ये तीनों जो हैं मोस्ट पॉपुलर हैं। ठीक है,
आप ज्यादातर आप जब कोडिंग करते हैं तो आप जो भी कोडिंग कर रहे हैं उसके अंदर आप जो भी ऑपरेशंस कर रहे होंगे वो ज्यादातर इन तीनों में फॉल कर रहा होगा। ठीक है जी। तो ये तीनों जो हैं, इमीडिएट, डिस्प्लेसमेंट, रजिस्टर, इनडायरेक्ट, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले एड्रेसिंग मोड्स हैं। तो ये इतने ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं कि हम कहते हैं कि हमें नीचे वाले एड्रेसिंग मोड्स चाहिए ही नहीं। इसीलिए इंटेल तो इनको अभी भी यूज़ करता है, लेकिन जो रिस्क आर्किटेक्चर्स हैं जिसमें आपने आर्म, मिप्स और रिस्क 5, ये जो आर्किटेक्चर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर वाले एड्रेसिंग मोड्स को यूज़ करते हैं, नीचे वाले एड्रेसिंग मोड्स को नहीं यूज़ करते क्योंकि ये बहुत रेयरली यूज़ होते हैं। और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एक कॉन्सेप्ट और भी पढ़ा था जिसको हमने कहा था फोकस ऑन कॉमन केस, कि आप कॉमन केस जो है उस पर फोकस करें, जो अनकॉमन है उसको आप फोकस ना करें। ठीक है जी। तो अगर आपने कंप्यूटर को फास्ट बनाना है तो इन एड्रेसिंग मोड्स को अगर हम किसी तरह इम्प्रूव कर दें, फास्ट कर दें, तो ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। ये रेयर केसेस हैं, इनको इम्प्रूव करने से आप इम्प्रूव तो शायद कर लें लेकिन उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर ना हो। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है आपका यहाँ पे तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हमें अभी एड्रेसिंग मोड से रिलेटेड हैंडल करना है। यस, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी। अगर आप लोग और सर इनका कंपैरिजन किस बेस पे होता है कि इनमें से कौन सा बेटर है और हमें किसके साथ जो है वो चलना चाहिए, किस बेस पे उनको वो डिसाइड करते हैं? ओके, तो आप इसको ऐसे देख सकती हैं कि अगर आपने खाना पकाना है ना तो उसमें जो स्पाइसेस हैं, गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक, ये आपके हर खाने में यूज़ होगा। ठीक है। जबकि अगर आपने मटर आलू बनाने हैं तो वो कभी कभार यूज़ होंगे क्योंकि आप रोज़ाना मटर आलू नहीं खाते। तो जो इंग्रेडिएंट्स आपको हर खाने में चाहिए वो आप उनको हमेशा अपने पास रखेंगे। तो ये माइक्रो प्रोसेसर के केस में भी कुछ इसी तरह ही है। इन्होंने बेंचमार्क्स बनाए, उनमें जस्ट प्रोग्राम्स हैं, हाइपोथेटिकल प्रोग्राम्स हैं। उन्होंने डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स यूज़ किए और हर एक में देखा कि उन्होंने अपने कोड को रन किया और देखा कि हर इंस्ट्रक्शन कौन सा मेमोरी मोड जो है वो यूज़ कर रही है। तो आप लोग गौर कर सकते हैं, लेट्स सपोज TEX के केस में, टेक्स के केस में 32%, 43%, 24% ये तीनों एड्रेसिंग मोड यूज़ हुए हैं। जबकि 0% स्केल्ड यूज़ हुआ है और मेमोरी इनडायरेक्ट 1% यूज़ हुआ है। तो आप कहते हैं आप इनको अपने पास रखने का फ़ायदा ही नहीं है, तो आपने अपने आर्किटेक्चर से इन एड्रेसिंग मोड्स को निकाल ही दिया। हम ये चूज़ करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो अगर हम इनमें से किसी को निकाल दें तो हमें प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। हम 43% जो आपके प्रोग्राम्स, अगर आप भी कोई प्रोग्राम लिखेंगी ना, आप भी कोई प्रोग्राम लिखेंगी, वो सबसे ज़्यादा इन तीनों में उसमें एड्रेसिंग मोड यूज़ हो रहे होंगे। आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी हुई है, आप लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा हुआ है। अगर आप कोई भी सी का कोड लिखें और उसको कन्वर्ट कर दें असेंबली में, तो उनकी जो आप जो कन्वर्जन होगी, अगर आप उस पर गौर करेंगे तो उसमें जो एड्रेसिंग मोड, जो इंस्ट्रक्शन यूज़ हो रही होंगी, एड्रेसिंग मोड, ये तीनों एड्रेसिंग मोड्स आपने माइक्रो प्रोसेसर के कोर्स में देखे हुए हैं, आप गौर करेंगी वो तीनों की तीनों यही होंगी। क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, या कुछ और पूछना चाह रही हैं? आपके जो एड्रेसिंग मोड ज़्यादा यूजेज में है वो आप अपने आर्किटेक्चर में रख रहे हैं, बाकी जो अनयूज्ड हैं, जहाँ बहुत रेयर यूज़ होने हैं, हम उनको निकाल ही देते हैं। यही क्वेश्चन है, कुछ और पूछना चाह रही हैं? सर ये जो परसेंटेज वैल्यूज हैं ये Yes. किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मतलब ये क्या कोई एक्यूरेसी है, ये क्या चीज है ये? नो, ये यूज कर रहा है कि आपका एक कोड है TX टेक्स, ठीक है, उस पूरे कोड की 100 इंस्ट्रक्शंस हैं, 100 इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उन 100 इंस्ट्रक्शंस में से 43 इंस्ट्रक्शंस ने इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज किया है, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन ने मेमोरी इनडायरेक्ट यूज किया है, 32 इंस्ट्रक्शंस ने डिस्प्लेसमेंट यूज किया। आप इन सारों को सम अप करें तो इट विल बी इक्वल टू 100%। तो अगर लेट्स सपोज आपके पास 100 लाइंस की इंस्ट्रक्शंस हैं कोड में, प्रोग्राम में, तो 43 इंस्ट्रक्शंस ने ये एड्रेसिंग मोड यूज किया, 32 ने डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड यूज किया। ये परसेंटेज बता रहा है, परसेंटेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिन्होंने, परसेंटेज ऑफ यूजेज ऑफ एड्रेसिंग मोड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर अ सिंगल प्रोग्राम।
क्लियर हो गया? जी मैं कुछ और पूछना चाह रही हूँ, मुझे नहीं लगा कि आपको क्लियर हुआ है, आवाज से तो नहीं लगा मुझे। पूछना चाह रही है पूछ लें, नो इशू, जितनी मर्जी दफा पूछें। सर मुझे इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा कि इंस्ट्रक्शंस हम इंस्ट्रक्शन की बेस पे इसको कर रहे होंगे। हमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स को देख के नहीं लिखनी चाहिए, लाइक नहीं, मतलब ये इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंडेंट है ये चीजें। यस, मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता चलूँ। आप अभी अपने पूरी इंजीनियरिंग में एक कोर्स में, माइक्रो प्रोसेसर के कोर्स में, वो भी मजबूरन असेंबली का कोड लिखा होगा, इसके अलावा पूरी इंजीनियरिंग में नहीं लिखा। आप हायर लेवल लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, सी, जावा, पाइथन, उनके कंपाइलर्स हैं, असेंबलर्स हैं, लिंकर्स हैं, जो एट दी एंड नीचे जाके इस असेंबली लैंग्वेज में जाके ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज में आप प्रोग्रामर्स जो है ना, वो आपने एप्लीकेशन पे फोकस करते हैं, वो ये फोकस नहीं करते कि प्रोसेसर में क्या हो रहा है। जो कंप्यूटर आर्किटेक्ट्स हैं, जो आप लोग बनने जा रहे हैं सब लोग, इनको ये सिलेक्ट करना है कि जो असेंबली लेवल की असेंबली लैंग्वेज के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जब उन्होंने रन होना है तो उन्होंने कौन से मोड को चूज करना है। तो आप लोग अगर एक आर्किटेक्चर बनाना चाह रहे हैं और आप लोगों को पता है कि ये कोई अराउंड, अगर हम इसकी बात करें स्पाइस की, तो 53 + 13 17 + 3 ये कोई अराउंड 65% जो जिन 70% जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं पूरे कोड में, उन्होंने इन एड्रेसिंग मोड्स को चूज करना है और बाकियों ने चूज ही नहीं कर, बाकी कोई एड्रेसिंग मोड यूज ही नहीं होगा, तो वो आर्किटेक्ट कहेगा कि हम इसको निकाल देते हैं और हम अपना काम इन्हीं तीनों से लेते हैं। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे इस केस में मेमोरी इनडायरेक्ट में, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन यूज हो रही है मेमोरी इनडायरेक्ट एडिशन के लिए। लेकिन अगर आपके पास ये मोड अवेलेबल ही नहीं होगा, तो क्या आप लोग इन 4 मोड से ये एक लाइन में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेंगे? नहीं, बल्कि आपको मजीद काम करने होंगे। कोड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन काउंट की जो बात हुई, आपकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बढ़ जाएंगी। आपने काम सिर्फ ये करना है जो या इस मोड में एक लाइन में हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये आपने निकाल दिया, क्योंकि ये रेयर एड्रेसिंग मोड है, आप कहेंगे कि अगर मुझे इसकी जरूरत पड़ी तो मैं इन्हीं से काम चला लूंगा। तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि पहले आपका जो एड्रेस है आपने मेमोरी में डालना है, तो आप इन तीनों से काम ले लेंगे। आपने एक एड्रेस लिया, इमीडिएट यूज किया, वहां पे एड्रेस लिख दिया, एड्रेस R4 में कॉपी हो गया। अब आपने क्या करना है, हम इस इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं। अब आपने उस एड्रेस से नया एड्रेस पिक करना है, तो आपको उस एड्रेस को यूज करते हैं मेमोरी से एक न्यू वैल्यू पिक करेंगे। आप ये वाला एड्रेसिंग मोड यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके जो कंटेंट्स होंगे वो आप यानी किसी रजिस्टर में मूव करके फिर R4 से एड अप कर देंगे। तो ये आपका जो है, अगर आपने मेमोरी इनडायरेक्ट यूज कर रही है और आपको इसकी ज़रूरत है, और अगर आपकी मेमोरी इनडायरेक्ट मोड अवेलेबल ही नहीं है, तो आप जो हैं जो अवेलेबल है उनसे काम करेंगी, तो आपकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बढ़ जाएंगी। क्लियर हुआ? जी सर, अब क्लियर है। अब नहीं हुआ अभी भी। आपका पहले क्वेश्चन क्या था? सर वो वाला समझ आ गया, लेकिन आई वाज थिंकिंग कि हम फिर सारे के सारे मुझे आपकी आवाज कट गई। सारे के सारे हम सारे मोड्स ऐड कर देते हैं ना। आपने कहा है ना कि हम जैसे ये 3 सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज कि यस ज्यादा यस इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यस, मुझे लग रहा तो था क्या आप ये भी हम पूछना चाह। ओके, मैं आपको बताता हूँ। ये बिल्कुल उसी तरह है कि अगर आपने अपना एक घर बनाना है ना, तो आपके पास अगर बहुत ही डिस्पोजेबल मनी है, तो आप हो सकता है एक पूरा फार्म हाउस खड़ा कर लें, ठीक है, जिसके अंदर सब ड्रेसिंग मोड्स हों। और अगर आपके पास लिमिटेड बजट है, तो आप उसमें से कुछ रूम्स या कुछ फीचर्स निकाल देंगे। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। अब ये अगर आप सारे ड्रेसिंग मोड्स को सपोर्ट करेंगे, आपका आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। आप लोगों ने आर्किटेक्चर को सिंपल करना है और कॉस्ट को रिड्यूस करना है। यस, डालने को आप सारे ड्रेसिंग मोड्स डाल दें, इंटेल वालों ने डाले हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें कम यूज़ हो रही है, यानी आप अपने घर में एक ऐसा रूम बना रही हैं जहाँ से सिर्फ और सिर्फ लेट्स सपोज आप
आपके जो वो कजन्स जो अब्रॉड रहते हैं सिर्फ वो वहाँ पे जाके स्टे करेंगे, तो वो आपकी ज़िंदगी में 4-5 दफ़ा ही आएंगे। तो उसको बनाने वो बना सकती हैं आप, लेकिन अगर वो यूज़ ही बहुत कम हो रहा है तो बेहतर ये आप उसे निकाल दें और बाकी रूम्स में अपने गेस्ट्स को अकोमोडेट करें। तो यहाँ पे यस, ये बिल्कुल इसी तरह है कि इन तीनों ड्रेसिंग मोड्स को आप इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आप इनको अवॉइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनका यूजेज सबसे ज़्यादा है। जिनका यूजेज कम है आपने उनको निकाल दिया। क्लियर हुआ? जी सर। आप डाल सारे सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया। आप कंप्यूटर आर्किटेक्ट हैं, आपने सिर्फ चूज करना है कौन से रखने चाहिए कौन से नहीं। तो अगेन इंटेल ने सारे रखे हुए हैं। एक शायद आई गेस स्केल्ड जो है वो इंटेल में अवेलेबल नहीं है, वो VAX में अवेलेबल है। तो मेप्स ये जो रिस्क आर्किटेक्चर है उन्होंने भी यही कहा कि मिनिमम नंबर ऑफ ड्रेसिंग मोड यूज करो, क्योंकि हम इन्हीं मोड से बाकी सारे काम ले सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अगर अगेन अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंटरप्ट कर सकती हैं, हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लोगों ने एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शंस का फॉर्मेट याद हो आप लोगों को माइक्रो प्रोसेसर के कोर्स में, तो उसमें कुछ ऑप कोड होता है, फिर रजिस्टर स्पेसिफायर्स होते हैं, एक फंक्शन की फील्ड होती है और कुछ डिस्प्लेसमेंट की फील्ड होती है। अब वो जो डिस्प्लेसमेंट है हमें ये चूज करना है वो डिस्प्लेसमेंट कितना बड़ा होना चाहिए। अगर आपकी इंस्ट्रक्शन 32 बिट्स की है तो अगर आपने यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट 100 का दिया है तो इस 100 को स्टोर करने के लिए भी कुछ बिट्स, मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड है। तो आपने अपने इंस्ट्रक्शन के अंदर जब आप उसकी एनकोडिंग कर रहे हैं तो कुछ बिट्स ऑप कोड ले लेंगी। अगर 32 बिट इंटीजर रजिस्टर्स हैं तो 5 बिट्स आपको एक रजिस्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होंगी। तो 5 एक रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, 5 सेकंड रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। लेट्स सपोज ऑप कोड भी 5 बिट्स का है तो 15 बिट्स ये होगी, बाकी 17 बिट्स रहेगी। तो हमें ये चूज करना है ये इमीडिएट जो कॉन्स्टेंट्स के लिए और ये डिस्प्लेसमेंट के लिए आपका कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होनी चाहिए इनको स्टोर करने के लिए। तो क्या ख्याल है किसी का, हम कितनी बिट्स रिक्वायर्ड हैं? अगर आपकी 32 बिट इंस्ट्रक्शन है तो आप 32 बिट्स में से अगर हम एज्यूम करें 5 रजिस्टर्स ले रहे हैं और 7 बिट्स जो हैं वो ऑप कोड ले रहा है, तो बाकी लेट्स सपोज हमारे पास 15 अवेलेबल हैं। जो 15 उनमें से भी हमें कुछ ना कुछ काम करने होंगे, लेकिन लेट्स सपोज अगर हमारे पास 15 अवेलेबल हैं तो हमें कितनी बिट्स यूज करनी है इन डिस्प्लेसमेंट और इमीडिएट के लिए कि हम इनको स्टोर कर सकें। हम किस बेस पे चूज करेंगे जी? रफली तो जनाब अगेन हमारे बेंचमार्क्स हम रन करते हैं, तो उन बेंचमार्क्स की बेस पे हमने ये कुछ कर्व्स ड्रॉ किए हुए हैं साइंटिस्ट ने। उन्होंने देखा है कि अगर आप सिंपल 2 बिट्स देख रहे हैं ना तो ये इनमें 1 बिट और 0 बिट्स ये सब इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, जिसमें 0 बिट और 1 बिट ये यूज़ 1 बिट भी नहीं है, जो 0 बिट्स हैं विदाउट डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं इंस्ट्रक्शंस। बाकी 4, 5, 6, 7 इसमें 10% यूज़ होती हैं। और ये जो है 12, 13, 14 इसमें से जो 13% है ये फ्लोटिंग पॉइंट एवरेजेस अगर आपने करनी है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज़ करने हैं, तो उसमें जो 13 है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर आप 13 बिट्स यूज़ करें तो दे विल बी सफिशेंट, लेकिन अगेन इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये तो हम एड्रेसिंग मोड की डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। इमीडिएट की बात करें तो इमीडिएट में जो आपके कांस्टेंट्स हैं, ये जो अगर आपने इमीडिएट में जो आपने कांस्टेंट्स देखे थे इनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें जो 4 बिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, और यहाँ पे कोई 10, 11, 12 ये ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही है, लेकिन 12 से ऑनवर्ड ये दोबारा इंक्रीजिंग ट्रेंड है फॉर इंटीजर एवरेजेस। ठीक है जी, इंटीजर प्रोग्राम्स। तो ये 14, 15, तो यहाँ इन दोनों कर्व्स को अगर हम देखें, एक इस कर्व को देखें फॉर डिस्प्लेसमेंट, इस कर्व को देखें फॉर इमीडिएट, तो हम रफली डिसाइड कर सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट के लिए है, डिस्प्लेसमेंट के लिए 12 to 16 बिट्स आर सफिशिएंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए 12 to 16 बिट्स आर सफिशिएंट। ठीक है जी, और जो इमीडिएट है, ये इमीडिएट को आप अगर आप और करें तो इमीडिएट के लिए आप देखिए 8 to 16 बिट्स हमने रखी हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके
यूजेज है, लेकिन उससे ज़्यादा यूजेज आपका यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अगर आप 8 रखते हैं तो ये वाले बिट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। तो 8 to 16 बिट्स हमने इमीडिएट के लिए रखी हैं। तो ये हमें डिसीजन लेना होता है, ये इनको हम मेजरमेंट डिसीजंस बोलते हैं। ये हमें डिसीजंस लेने होते हैं कि भी हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर बनाना है तो उसमें एड्रेसिंग मोड क्या होगा, और एड्रेसिंग मोड्स के अंदर जो भी हम एड्रेसिंग मोड यूज़ कर रहे हैं उनमें जो पैरामीटर्स हैं इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट और इमीडिएट, जो ये पैरामीटर्स हैं इमीडिएट के अंदर जो कॉन्स्टेंट्स हैं, इनके लिए, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है। ये बिट्स आप आगे जाके देखेंगे कि ये बिट्स जो हैं वो ट्रांसलेट हो रही हैं आपकी जब आप इंस्ट्रक्शन को एनकोडिंग करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, दरमियान में कहीं भी आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं। फोर्थ डायमेंशन की बात करते हैं, आपकी टाइप क्या होनी चाहिए और साइज क्या होना चाहिए ऑपरेंड्स का, ठीक है जी। तो एनकोडिंग इन द ऑपकोड डेजिग्नेट्स द टाइप ऑफ एन ऑपरेंड। आप जो टाइप है, आपकी टाइप्स जो हैं आप लोग जानते हैं, करेक्टर, हाफ वर्ड, वर्ड, डबल वर्ड, 8, 16, 32, 64 बिट्स। और अगर फ्लोटिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो 32 बिट्स सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं और डबल प्रिसीजन 64 बिट्स हैं, ठीक है जी। ये टाइप्स हैं। तो अब अगर एक इंस्ट्रक्शन है और उसमें कोई ऑपरेंड है तो पता कैसे चलेगा कि वो इनमें से कौन सा ऑपरेंड है, 8 बिट का है या 32 बिट का है या 64 बिट का है, हमें पता कैसे चलेगा। तो एक ऑप्शन तो ये होती है कि आप इंस्ट्रक्शन में जब एनकोडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे स्पेसिफिक बिट्स डेजिग्नेट कर दें और उन बिट्स को देखें तो, और उससे डिसाइड करें कि इनमें से ये वाले टाइप कौन सी है। नंबर 2, आप ऑप कोड के अंदर भी उसको यूज कर सकते हैं। अपने ऑप कोड की बेस पे भी अपनी ऑप कोड की एनकोडिंग इस तरह कर सकते हैं कि आपका ऑप कोड भी आपको बता दे कि आपकी टाइप कौन सी यूज हो रही है, ठीक है जी। एक तो ऑप कोड की ऑप्शन है। नंबर 2 जो है, आप अपने डेटा को टैग्स से एनोटेट कर देते हैं, लेबलिंग कर देते हैं और उस लेबल पे लिखा होता है कि टाइप क्या है, ठीक है। लेकिन ये, और वो लेबल्स हैं वो हार्डवेयर से इंटरप्रेट होते हैं। लेकिन ये जो स्कीम है, ये अब ख़त्म हो चुकी है। ये इस तरह के कंप्यूटर्स जो हैं आपको म्यूजियम में मिल जाएंगे। लेकिन ये जो ऑप कोड वाली ऑप्शन है ना, कि आप अपनी टाइप को, जो ऑपरेंड्स हैं उनकी टाइप को ऑप कोड के अंदर ही हाइड कर दें या इनकोड कर दें, तो ये स्कीम जो है, जो फर्स्ट वाली, ये अब यूज़ होती है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक बार मैं बताता चलूँ, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं इनको रिप्रेजेंट करने का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो यूज़ होता है वो IEEE स्टैंडर्ड 754 ये यूज़ होता है और ये आपके अपेंडिक्स जे के अंदर अवेलेबल है, ठीक है जी। इनमें सिंगल प्रिसीजन क्या है, डबल प्रिसीजन क्या है, ये आप अपेंडिक्स जे में अपने तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पे भी अगेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस टू डिफरेंट डेटा टाइप्स, कौन सी डेटा टाइप्स ज़्यादा यूज़ होती हैं, ये भी बेंचमार्क्स रन करके हमने कुछ प्लॉट्स लिए हुए हैं, ये बार ग्राफ्स लिए हुए हैं। इसमें अगर आप गौर करें तो जो लाइट कलर का ग्रे है ये इंटीजर प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ब्लैक कलर का कर्व है फ्लोटिंग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप जितने भी प्रोग्राम्स लिखते हैं खुद भी लिखें तो आप गौर कर सकते हैं उनमें वर्ड और डबल वर्ड आप ज़्यादा यूज़ करेंगे। बहुत रेयर आप बाइट को यूज़ कर रहे होंगे या हाफ वर्ड को यूज़ कर रहे होंगे, तो इनका यूजेज बहुत कम है, ठीक है जी। तो जो डेटा टाइप्स हैं उनमें डबल वर्ड 64 बिट और 32 बिट और 64 बिट साइजेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है जी। तो हमें बेसिकली इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है, हमें ये बता रहे हैं कि कौन सी टाइप्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 64 बिट एक्सएक्स चाह रहे हैं, 64 बिट एक्सएक्स चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने एक्सएक्स पाथ कैसा बनाना है। क्या आपने एक ही साइकिल में 64 बिट्स पिक करने हैं, ये आपका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का डिसीजन है कि आपने अगर 64 बिट पिक करने हैं, 64 बिट ऑब्जेक्ट पिक करनी है, तो क्या आप उसको सिंगल साइकिल में एक्सेस करेंगे डबल वर्ड, या फिर 2 साइकिल्स में 32 बिट का एक्सएक्स पाथ बनाएं। ये जो बसेस होती हैं, ये 32 बिट की बस बनानी है आपने या 64 बिट की। अगर आपका एक्सएक्स पाथ 32 बिट्स का है तो देयर विल बी 2 साइकिल्स रिक्वायर्ड टू एक्सेस 64 बिट्स। अगर आपके एक्सएक्स पाथ 64 बिट का है तो आप सिंगल साइकिल के अंदर 64 बिट को पिक कर सकते हैं। तो ये डिसीजंस आपको करने होते हैं टाइप एंड साइज के लिहाज से। ये दोनों मोस्ट पॉपुलर डेटा टाइप्स हैं जो ऑपरेंड्स की टाइप्स हैं जो आपके कंप्यूटर में अवेलेबल हैं, और इसमें से आपको डिसीजन ये करना है जो एक्सएक्स पाथ है उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, ठीक है जी।
आकीम भी क्वेश्चन है, आप लोग मुझे दरमियान में इंटरप्ट कर सकते हैं, मैं आपको बार बार कहता हूँ। तो अब हम 5th डायमेंशन की तरफ चलते हैं, और ये जो है ये हमें ये बता रही है कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड और नॉट, जो भी आप अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं। डेटा ट्रांसफ़र के हो सकते हैं, जिसमें लोड और स्टोर जो है ये मेमोरी एक्सेसिंग के लिए यूज़ होगी, ठीक है। कंट्रोल, ये सिस्टम के जो सिस्टम की जो रूटीन्स होती हैं, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स, ठीक है, ये भी आपने हार्डवेयर में इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर सपोर्ट करनी है या नहीं करनी। ये ऑपरेशंस हैं जो आपने इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर सपोर्ट करने हैं, ये उनका डिसीजन है। बिल्कुल शुरू में आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल दी थी कि आपका एक माइक्रो प्रोसेसर है जो सिर्फ एडिशन करना चाहता है और उसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो बेसिकली आप सिर्फ एक ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं उस माइक्रो प्रोसेसर के लिए, उसमें से बाकी कोई भी इंस्ट्रक्शन उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है जी। अगर आप ये ग्राफिक्स की बात करें तो उसके अंदर वेक्टर्स जो हैं, वेक्टर ऑपरेशंस अवेलेबल होने चाहिए, कंप्रेशन डिकम्प्रेशन के ऑपरेशंस जो हैं, इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये टाइप्स हैं, इसमें से आप चूज़ करते हैं, डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन क्या है। डोमेन स्पेसिफिक या एप्लीकेशन स्पेसिफिक की जो बात हमने शुरू में कही थी वो यहाँ पे हो रही है कि आपके माइक्रो प्रोसेसर ने कौन से ऑपरेशंस को सपोर्ट करना है, और डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन की बेस पे आप ऑपरेशंस को सपोर्ट करें, ऑपरेशंस को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने माइक्रो प्रोसेसर में, और वो उनकी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो ये हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी अगर आपने एक माइक्रो प्रोसेसर बनाना है तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेशन टाइप जो है वो आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होनी चाहिए, कौन से ऑपरेशन आपके अंदर आपके माइक्रो प्रोसेसर में होने चाहिए, ठीक है जी। तो अगेन फोकस ऑन द कॉमन केस, वो वाली बात हो रही है। All architectures is that the most widely executed instructions are the simple operations of an architecture. जो most widely used instruction use होती हैं वो simple instructions होती हैं, ठीक है जी। और implementer of these instructions should be sure to make them fast, ठीक है जी। आप ऐसा नहीं है कि अगर एक instruction बहुत rare use हो रही है, बहुत कम use हो रही है, आपके माइक्रो प्रोसेसर जो आपके लैपटॉप्स के अंदर है ना, उनमें कई ऐसी इंस्ट्रक्शंस होंगी जो आपने ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं करनी, लेकिन मे भी उसको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हो या हो सकता है वो भी ना यूज़ कर रहा हो, कभी यूज़ ही नहीं किया हो, ठीक है जी। तो उनको फास्ट करने का फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है तो आप एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर को ऑप्टिमाइज करें, उसको फास्ट करें, फोकस कॉमन केस के ऊपर करें, तो आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, इन टर्म स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। तो यस, ये टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर इंटेल 8086। आप देख सकती हैं लोड, देख सकते हैं आप लोग, ये लोड 22%, एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट 8%, 6%, 5%, ये टॉप 10 इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो 96% अमूमन यूज होती हैं, ठीक है जी। तो आप अगर कोई माइक्रो प्रोसेसर बना रहे हैं तो इन इंस्ट्रक्शंस का जो हार्डवेयर है अगर आप उसको फास्ट कर दें तो ऑलमोस्ट आपने 96% इंस्ट्रक्शंस को फास्ट कर दिया। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो बहुत रेयर होंगी, जो कम यूज हो रही होंगी। आप देख सकते हैं कॉल्स और रिटर्न्स ओनली 1% यूज हो रही हैं। आप कई दफ़ा प्रोग्राम लिखते हैं उसमें कोई एक आधा मेथड यूज होगा, हो सकता है वो विदाउट एनी मेथड हो, जस्ट आपका मेन मेथड और उसी के अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हो, ठीक है जी। तो ये टॉप 10 इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी फॉर 8086, ठीक है, इनकी ये वैल्यूज अवेलेबल है। अगेन कहीं क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कहीं भी दरमियान में इंटरप्ट कर सकते हैं। 6th डायमेंशन की तरफ जाते हैं। ये कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें क्या है जी, आपकी 4 टाइप्स हैं कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन की। कंडीशनल ब्रांचेस हैं, जंप्स जिनको आप अनकंडीशनल जंप्स कहते हैं, अनकंडीशनल जंप्स हैं, प्रोसीजर कॉल्स और इन्वोकेशन। जब आप किसी मेथड को प्रोसीजर या मेथड, ठीक है, ये मेथड्स हैं आपकी प्रोग्राम में, जब आपने सी जावा वगैरह में प्रोग्राम्स लिखे हैं तो ये प्रोग्राम्स हैं। जब आप किसी प्रोग्राम को इन्वोक करते हैं या कॉल करते हैं तो अगेन आपका कंट्रोल फ्लो जो है वो किसी न्यू लोकेशन पे जाएगा और उस मेथड को रन करेगा, और जब वो मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर उसने कोई रिटर्न भी करना है कुछ, ठीक है जी। तो प्रोसीजर, रिटर्न, ये सब के सब जो हैं ये आपकी जंप्स हैं, ये कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल फ्लोज हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमें एक बार ग्राफ गिवन है, ये भी बेंचमार्क्स रन करते हुए हमें मिले। ये कंडीशनल ब्रांचेस हैं आपके प्रोग्राम में। 82%, 75 to 82% कंडीशनल ब्रांचेस होती हैं। जंप्स 6 to 10% है, 6% है, 10% है।
और जो मेथड कॉल्स हैं और रिटर्न्स हैं वो 18 और 8 और 19% हैं, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कंडीशनल ब्रांचेस की इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है जी। ओके, अब अगर आपने कंट्रोल फ्लो का ताल्लुक जो है वो आपकी इंस्ट्रक्शन से है, और इंस्ट्रक्शंस आपकी मेमोरी में स्टोर होती हैं, और वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में किसी एड्रेस के ऊपर स्टोर हुई हुई है, और इंस्ट्रक्शंस का जो एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है जी। तो इंस्ट्रक्शंस को अगर आपने एक्सेस करने मेमोरी से तो पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग यूज होती है, ठीक है जी। विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्राम काउंटर आप एड्रेसिंग को यूज कर रहे हैं। तो जनाब अगेन अगर आप लोग यहाँ पे गौर किया हो आप लोगों ने, ये अगेन ये पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट दिया था ना, और इस डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने बिट्स यूज की थी, यहाँ पे आपने सिलेक्शन की थी और बिट्स कितनी चूज की थी आपने डिस्प्लेसमेंट के लिए 12 to 16। अब यहाँ पे जो आप जब इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं और पीसी रिलेटिव प्रोग्राम काउंटर रिलेटिव जो आप एड्रेसिंग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको डिस्प्लेसमेंट को चूज करना है कि आप अगर आप एक इंस्ट्रक्शन पे हैं और वहाँ पे जंप है या इफ एल्स है, कोई मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो आपके कंट्रोल फ्लो ने चेंज होके टारगेट पे जाना है और वहाँ का एक डिफरेंट एड्रेस होगा, तो आपका जो एड्रेस है उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। वो डिस्प्लेसमेंट कितनी बिट्स में होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें ये बेंचमार्क्स आपको बता रहे हैं कि अगर आप 8 बिट्स एटलीस्ट 8 बिट्स आप चूज करें तो आपके हर तरह के डिस्प्लेसमेंट्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो एटलीस्ट 8 बिट्स आर सफिशिएंट, इस कर्व को हम देखते हुए डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे आपके रिस्क 5 के अंदर 12 बिट्स यूज हुई हुई हैं, ठीक है जी। तो ये जो टारगेट एड्रेस है, ये जो ये जो प्रोसीजर मेथड्स का रिटर्न्स हैं और जंप्स, ये जो कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शंस हैं, इनमें से ये जो टाइप्स हैं प्रोसीजर रिटर्न्स, जो मेथड के रिटर्न की जंप्स हैं, और ये जो अनकंडीशनल जंप्स हैं, इनके एड्रेसेस आपको कंपाइल टाइम के ऊपर अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। तो आप इनको डायनामिकली रन टाइम पे फाइंड करते हैं, ठीक है जी। और इनके लिए इस टर्म को आप अमूमन डायनामिक लिंकिंग बोलते हैं। आपकी लिंकिंग जो है वो रन टाइम पे हो रही होती है। आप लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर के कोर्स में पढ़ा होगा, आपकी जो लिंकिंग है वो डायनामिक होती है और स्टैटिक होती है। स्टैटिक जो होती है वो कंपाइल टाइम पे डिसाइड होती है, जो टारगेट एड्रेसेस हैं आप कंपाइल करेंगे तब डिसाइड हो रहे होंगे, और जो डायनामिक लिंकिंग है वो रन टाइम में डिसाइड हो रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इस डिस्ट्रीब्यूशन से हम डिसाइड कर सकते हैं कि पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट मस्ट बी एट लीस्ट 8 बिट्स ऑफ विड्थ, ठीक है जी। ये बात होगी रिटर्न्स की और जंप्स की। अब कंडीशनल ब्रांचेस की बात करते हैं, ठीक है जी। कंडीशनल ब्रांचेस में ये कंडीशनल ब्रांचेस बिल्कुल उसी तरह है कि इफ ए इज इक्वल टू बी देन जंप, ये कंडीशंस, ये जंप्स उस तरह की हैं, कंडीशनल जंप्स इनको कहते हैं हम, ठीक है जी। इसमें 3 टेक्निक्स यूज हो रही हैं, इनमें से कंडीशन कोड है। इस कंडीशन कोड में कुछ ये हो रहा है कि आपकी स्पेशल बिट्स जो है ना वो सेट होती हैं, जैसे फ्लैग रजिस्टर का आपने नाम सुना होगा, जीरो रजिस्टर का नाम सुना होगा, स्पेशल बिट्स हैं। ये इन स्पेशल बिट्स की बेस पे आप डिसीजन करते हैं और फिर जंप करते हैं, ठीक है जी। नंबर 2 टेक्निक ये है कि आप स्पेशल बिट्स की बजाय कंडीशन रजिस्टर या लिमिटेड कंपैरेटर यूज कर लें, कंडीशन रजिस्टर यूज कर लें। उसमें ये होगा जो आप जो भी कंडीशन को टेस्ट कर रहे हैं वो आर्बिट्रेरी रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होंगे, वहाँ पे कंपैरिजंस होंगे और उनकी बेस पे जंप होगी। ये टेक्निक आपकी मिप्स में है, और ये जो कंडीशन कोड की है ये आपकी इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर यूज होती है। वहाँ पे स्टेटस बिट्स होती हैं, स्पेशल बिट्स होती हैं, जिनकी बेस पे आप डिसीजन करते हैं कि ओके दिस कंडीशन इज ट्रू देन जंप, इफ फॉल्स देन डू नॉट जंप, ठीक है। तो ये कंडीशन बेस पे आप डिसीजंस कर रहे हैं। नंबर 2 आप कंडीशन रजिस्टर यूज कर रहे हैं। और जो रिस्क 5 के अंदर आपकी टेक्निक यूज हो रही है वो कंपेयर एंड ब्रांच। इसमें ये हो रहा है कंपेयर इज पार्ट ऑफ द ब्रांच। ये जो आप ब्रांच है आप उसी को कंपैरिजन आप ब्रांच का पार्ट बना देते हैं, ठीक है जी। और इसमें आप जो आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं आप उन्हीं को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसका फायदा ये हो रहा है कि आप वन इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं जब के पीछे जो है वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन यूज हो रही होंगी। आप पहले अब ये कह लें कि आप बिट्स को टेस्ट करने के लिए आपकी डिफरेंट इंस्ट्रक्शन होगी असेंबली लेवल पे, और उसकी बेस पे फिर आप अपना
कंपैरिजन करेंगे और फिर कंपैरिजन के बाद आपकी पीसी रिलेटिव जंपिंग की बेस पे आप टारगेट एड्रेस पे स्विच करेंगे। ठीक है जी, तो ये 3 टेक्निक्स यूज हो रही हैं कंडीशनल ब्रांचेस के लिए। और जो कंडीशनल ब्रांचेस हैं उसमें ये कहा गया कि आप कंपैरिजंस को अपनी ब्रांच का पार्ट बना दें। तो अब उस जो आपने जो कंपैरिजंस करने हैं, जो आपके ब्रांचेस की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें जो ऑपरेशंस हैं, कंपैरिजन ऑपरेशंस हैं, वो ये सपोर्टेड है। नॉट इक्वल, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। ठीक है, और इनमें से अगर आप गौर करें तो ये जो लेस देन और इक्वल और लेस देन, ये जो कंपैरिजंस हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये बेंचमार्क्स रन करने के बाद रिजल्ट्स ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है जी, अब लास्ट एक कंट्रोल फ्लो की इंस्ट्रक्शन रह गई है और वो है, हमने ये कंडीशनल ब्रांचेस पे कर लिया, जंप्स भी कर लिया, रिटर्न्स भी कर लिया। ये हमारी मेथड इन्वोकेशन या प्रोसीजर इन्वोकेशन की बात रह गई है। इसमें क्या करना चाहिए आपने, प्रोसीजर कॉल्स एंड रिटर्न इंक्लूड कंट्रोल ट्रांसफर और सम स्टेट सेविंग। अब ये जो स्टेट सेविंग है, आप अगेन आप एक मेन मेथड में हैं और आप उसमें एग्जीक्यूशन करते जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस रन करते जा रहे हैं वन बाय वन, और एक आपने दरमियान में एक मेथड कॉल करना है। लेट्स सपोज एरिया आपने एक मेथड बनाया हुआ है और आप उसको कॉल करना चाह रहे हैं। तो एरिया के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होंगी आपके कंट्रोल को अगर आपने मेथड को कॉल किया है तो आपका कंट्रोल जो है वो वहाँ पे ट्रांसफर होगा। अब जो कंट्रोल है वो इस एरिया मेथड के पास है। ठीक है, कंट्रोल जो है वो आपका एरिया मेथड के पास है। अब उस कंट्रोल ने जितनी भी इंस्ट्रक्शंस रन करनी है वो उस एरिया मेथड की रन करनी है। प्रीवियस जिस मेथड से आपने कॉल किया, मेन मेथड से आपने कॉल किया, वो किसी स्टेट पे स्टॉप हो गया। अब जहाँ पे वो स्टॉप हुआ है वहाँ पे कुछ उसकी स्टेट होगी, कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे, कुछ पैरामीटर्स होंगे जो आपने सेव करना ज़रूरी होंगे। ठीक है, लेट्स सपोज आप एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं और आपके पास एक वेरिएबल है, आप एरिया में आप लेंथ और विड्थ दे रहे हैं और एक वेरिएबल है हाइट। तो हाइट आपकी मेन प्रोग्राम में है, लेंथ और विड्थ जो है वो आपकी एरिया के अंदर है। तो आपकी जो हाइट है वो आपकी प्रोग्राम की स्टेट है, जो मेन मेथड है उसकी स्टेट है, तो उसको कहीं सेव होना चाहिए क्योंकि कंट्रोल जो है वो एरिया मेथड के पास चला गया। तो आपने स्टेट सेविंग जो है वो आप करते हैं जब भी आप किसी प्रोग्राम को इन्वोक करते हैं, या सॉरी किसी मेथड को इन्वोक करते हैं या कॉल करते हैं। ठीक है जी, तो एट मिनिमम रिटर्न एड्रेस मस्ट बी सेव्ड समवेयर। ये लिंक रजिस्टर के अंदर सेव हो सकता है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स के अंदर स्टोर हो सकता है। लिंक रजिस्टर आप डेजिग्नेट कर देते हैं कि इसके अंदर आपके एड्रेसेस स्टोर होंगे। ठीक है जी, ओके। अब 2 कन्वेंशन हैं जो यूज होती हैं स्टेट सेविंग के लिए। एक कहलाती है कॉलर सेविंग, दूसरी कहलाती है काली सेविंग। ठीक है जी, कॉलर सेविंग ये है कि जो मेथड कॉल कर रहे हैं वो आपकी स्टेट को सेव करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका मेन मेथड है और वो एरिया को कॉल कर रहा है तो मेन मेथड जो है वो आपकी स्टेट्स को सेव करेगा। कॉली सेविंग के अंदर ये हो रहा है कि आपकी जो स्टेट है वो एरिया मेथड, जो मेथड कॉल हो रहा है एरिया मेथड आपकी स्टेट्स को सेव करेगा। तो दोनों कन्वेंशन हैं। कई दफ़ा जो मेथड कॉल कर रहा होता है वो सेव करता है और कई दफ़ा आपकी जो स्टेट सेविंग है वो जो मेथड कॉल किया जा रहा है वो मेथड, फॉर एग्जांपल एरिया मेथड जो है वो आपकी स्टेट को सेव करता है। ठीक है जी, तो मोस्ट रियल सिस्टम टुडे यूज कम्बिनेशन ऑफ बोथ। आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं वो इन दोनों का कम्बिनेशन यूज करते हैं। ठीक है जी, अब इनमें से कौन सा यूज करना है कौन सा यूज नहीं करना, ये रूल्स डिसाइड होते हैं आपके एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस के अंदर। इसके अंदर लिखा होता है कि आपने कब कॉलर सेव यूज करना है और कब कॉली सेव यूज करना है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये आज हमारा जो है वो लास्ट डायमेंशन है। इसके बाद हमें इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो है वो हम डिज़ाइन करने के काबिल हो जाएंगे। होपफुली आप लोग काबिल हो जाएंगे। ठीक है जी, अब ये है जी, आपने अपनी इंस्ट्रक्शंस तो बना ली, अब उनको एनकोड कैसे करना है। एनकोडिंग का मतलब ये है कि आपके माइक्रो प्रोसेसर ने 0101 को समझना है। तो आपकी इंस्ट्रक्शन है एडिशन की, कोई भी इंस्ट्रक्शन है, सब्ट्रैक्शन की, एंड और जंप्स की, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आपने उनको 0101 में एनकोड क्या करना है, उनका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। ठीक है, ये जो स्कीम है ये आपकी जो साइज है कंपाइल्ड प्रोग्राम का उसको अफेक्ट करती है, इंस्ट्रक्शन काउंट को अफेक्ट कर देगी, आपने प्रोसेसर को इम्प्लीमेंट कैसे करना है उस पर अफेक्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता आ रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे इंस्ट्रक्शन काउंट का किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था
तो मैंने आपको कहा था कि किस केस में आपके कोड डेंसिटी इंप्रूव होगी, किस केस में इंप्रूव नहीं होगी। तो ये जो इनकोडिंग है ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन को अफेक्ट करती है, ठीक है जी। अच्छा, अब जो भी आपने ऑपरेशंस आपका माइक्रो प्रोसेसर जो आपने चूज किए हैं सपोर्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस और कंट्रोल ऑपरेशंस अगर आपका माइक्रो प्रोसेसर चूज सपोर्ट कर रहा है तो आप उनको एनकोड करते हैं ऑप कोड के अंदर, ठीक है जी। एड्रेसिंग मोड कौन से यूज हो रहे हैं और एग्जैक्टली कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज हो रहा है वो एड्रेस स्पेसिफायर के अंदर आप एनकोड करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रजिस्टर्स और नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, ये बिल्कुल मैंने आपको शुरू में हमने आई गेस लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं, 2 इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट है या 3 ऑपरेंड फॉर्मेट है, और एड्रेसिंग मोड्स 0 to 3 यूज हो सकते हैं। तो उसके लिए आपने चूज करना है कि आपके ये नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं और नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स आपके कितने सपोर्टेड हैं आपके इंस्ट्रक्शन सेट में, ठीक है जी। फॉर लोड स्टोर कंप्यूटर्स एड्रेसिंग मोड्स कैन बी एनकोडेड एज पार्ट ऑफ द ऑपकोड। जी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो यहाँ पे मैंने आपको बात कही थी, आप अपने एनकोडिंग के अंदर ऑपरेंड जो आपका ऑप कोड को जो आपके टाइप है आप ऑप कोड के अंदर उसको एनकोड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जो लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस हैं आप एड्रेसिंग मोड को, वहाँ पे टाइप की बात हुई है या एड्रेसिंग मोड को, बजाय इसके कि आप एड्रेस स्पेसिफायर अलहदा से बिट्स चूज करें और उस उन बिट्स की बेस पे आप बताएं कि आपका एड्रेसिंग मोड कौन सा है। आप इन एड्रेसिंग मोड को लोड स्टोर इंस्ट्रक्शंस की ऑप कोड के अंदर भी एनकोड कर सकते हैं। टाइप भी आपको इनको ऑप कोड के अंदर आप डाल सकते हैं और एड्रेसिंग मोड को भी आप ऑप कोड के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है जी। तो एनकोडिंग के हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, वेरिएबल, फिक्स्ड और हाइब्रिड, ठीक है जी। ये भी हम लास्ट लेक्चर में इसको देख चुके हैं। कई इंस्ट्रक्शन हमारी वेरिएबल थी, कई फिक्स थी, ठीक है जी। तो इनको ये जो सिलेक्शन है, द ट्रेड ऑफ बिटवीन वेरिएबल एनकोडिंग एंड फिक्स्ड एनकोडिंग इज द साइज ऑफ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन काउंट, ठीक है जी। इंस्ट्रक्शन काउंट अगर आप फिक्स चूज करेंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा, वेरिएबल करेंगे तो साइज रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है जी। वर्सेस ईज ऑफ डिकोडिंग, क्योंकि इन इंस्ट्रक्शंस को डिकोड भी करना है, तो जब इंस्ट्रक्शंस वेरिएबल होंगी तो उनको डिकोडिंग जो होगी वो उनकी कॉम्प्लेक्स होगी। फिक्स्ड लेंथ एनकोडेड इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना आसान है, तो इसमें ट्रेड ऑफ है। अगर आप क्या कहते हैं साइज ऑफ प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है, एम्बेडेड एप्लीकेशंस की तरफ जा रहे हैं, एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, तो आपकी कोशिश होगी कि रिड्यूस साइज हो आपके प्रोग्राम का, तो आप वेरिएबल लेंथ को चूज करेंगे या हाइब्रिड को चूज कर लेंगे, लेकिन उसमें डिकोडिंग डिफिकल्ट होगी, ठीक है जी। तो यस, रिस्क 5 जो है उसको उसका जो यस ये जो आपके मैंने बात की ना एम्बेडेड एप्लीकेशंस के लिए जहाँ पे आपका प्रोग्राम साइज जो है वो छोटा होना चाहिए, तो जो रिस्क 5 है उसका वेरिएंट अवेलेबल है RV32IC, C फॉर कंप्रेस्ड, ठीक है जी। ये RV32IC जो है वो एम्बेडेड प्रोसेसर है, रिस्क 5 का वर्जन है, रिस्क 5 का एम्बेडेड वर्जन है, ठीक है जी। और इसमें क्या हो रहा है, नैरो इंस्ट्रक्शन फ्यूअर ऑपरेशंस, यानी आपने सारे के सारे जो अभी शुरू में एक दफ़ा बात हुई थी ना, आप में से कोई एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रही थी कि सर हमने सारे एड्रेसिंग मोड्स क्यों नहीं यूज़ किए, तो सारे एड्रेसिंग मोड चूज़ करने का मतलब यह कॉस्ट बढ़ जाएगी, कंप्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। एम्बेडेड एप्लीकेशंस के अंदर आप कोशिश करेंगे कि फ्यूअर ऑपरेशंस सपोर्ट करें जो रिक्वायर्ड है, अननेसेसरी ऑपरेशंस आपके एम्बेडेड प्रोसेसर के अंदर नहीं होने चाहिए, तो फ्यूअर ऑपरेशंस आप ये सपोर्ट करता है कंप्रेस्ड एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर RV32IC। इसमें बोथ 16 बिट एंड 32 बिट इंस्ट्रक्शंस हैं, जबकि इस रिस्क 5 के अंदर ओनली 32 बिट इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है जी। ये वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो अगेन जब आप 16 बिट भी यूज़ करेंगे, 32 बिट भी चूज़ करेंगे, तो आपका कोड साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप रिस्क 5 की बात कर रहे हैं और सिर्फ 32 बिट इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आपका कोड साइज जो है वो लार्ज होगा, ठीक है जी। स्मॉलर एड्रेसेस और इमीडिएट फील्ड्स, जो आपके पीछे हमने कर्व्स में साइज ऑफ इमीडिएट ऑपरेंड और डिस्प्लेसमेंट का हमने साइज चूज किया था, उनका साइज भी आपका स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी 16 बिट सिर्फ इस एड्रेस के लिए ले रही है तो आपकी इंस्ट्रक्शन 32 बिट हो जाएगी। अगर आपकी
इंस्ट्रक्शन 16 बिट है तो आप कोशिश करेंगे कि इसमें एड्रेस फील्ड जो है वो जस्ट 3-4 बिट्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, ठीक है। फ्यूअर रजिस्टर्स 32 रजिस्टर्स, ऑल के ऑल सब के सब 32 रजिस्टर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जितने रिक्वायर्ड हैं उतने यूज़ कर लें, ठीक है। 2 एड्रेस फॉर्मेट रादर देन 3 एड्रेस फॉर्मेट, यस 3 एड्रेस फॉर्मेट के अंदर आपको थर्ड रजिस्टर को भी स्टोर करना पड़ेगा, उसको भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। 32 बिट्स के अंदर हो सकता है थर्ड रजिस्टर जो है 5 बिट्स वो ले लें, 2 सोर्स रजिस्टर्स, थर्ड डेस्टिनेशन रजिस्टर्स 15 बिट्स यही होगी, 7 बिट्स का ऑप कोड, तो 22 बिट्स ही होगी, बाकी 10 बिट्स सिर्फ रह जाएंगी। तो 10 बिट्स के अंदर आप डिस्प्लेसमेंट कैसे देंगे, ठीक है। तो आप कंप्रेस्ड वर्जन के अंदर 2 एड्रेस फॉर्मेट चूज कर रहे हैं रादर देन 3 एड्रेस फॉर्मेट, ठीक है जी। ये RISC-V का एम्बेडेड प्रोसेसर है, कंप्रेस्ड वर्जन है। ARM माइक्रो प्रोसेसर का जो वर्जन है वो ARM थंब है, और MIPS का जो एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर है दैट इज माइक्रो MIPS। ये क्लेम करते हैं जी कि इन्होंने 40%, अगर आप ये इस तरह की इनकोडिंग स्कीम यूज करें तो 40% कोड रिडक्शन हो जाती है, ठीक है जी। IBM ये करता है, वो स्पेशल हार्डवेयर यूज करता है टू डिकम्प्रेस द इंस्ट्रक्शंस। IBM में जो इंस्ट्रक्शन, अगर आप IBM का एम्बेडेड प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तो उसमें कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन के लिए कंप्रेस्ड इंस्ट्रक्शन आप चूज कर रहे हैं, लेकिन हार्डवेयर में एक स्पेशल हार्डवेयर यूज हो रहा है जो उन इंस्ट्रक्शन को डिकम्प्रेस कर रहा है और आपका वो इंस्ट्रक्शन यूज हो रही हैं। जहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसका आर्किटेक्चर का जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के जो प्रिंसिपल्स हैं ये कंप्लीट हो गए। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आप अपना आर्किटेक्चर बना सकते हैं। अब आप लोगों का होमवर्क ये है, आप लोगों का अपेंडिक्स ए में ये RISC-V का आर्किटेक्चर कुछ डिटेल में दिया हुआ है। हमने इसे ऑलरेडी साथ साथ काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया है, और उससे पहले जो है हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने इसको देखा है। तो आप लोगों का होमवर्क ये है कि अपेंडिक्स ए में जो लास्ट टॉपिक है, जो बेसिकली RISC-V, सिर्फ और सिर्फ RISC-V में ये प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई हुए हैं, और RISC-V में हर प्रिंसिपल में क्या क्या सिलेक्शंस हुई हैं, क्या क्या डिसीजंस हुए हुए हैं, ये आपका आर्टिकल A9 अपेंडिक्स ए में A9 जो है वो है, ये आप लोग इसको खुद देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और आज की अटेंडेंस जो है वो अब आपकी मैंने अब मार्क की है जी। कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। सर आपने सेकंड लास्ट में एक यूज किया था कॉलर और कॉली, वो उसके बारे में बता दें प्लीज। ओके जी, लेट्स सपोज आप एक सी का आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है और सी में आप मेन मेथड में, ठीक है, और उसमें आप किसी सेकंड मेन मेथड में रहते हुए आपने कोई मेथड बनाया हुआ है और आप उसको कॉल कर रही हैं एरिया, ठीक है जी। तो आपकी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती जा रही हैं, मेन से स्टार्ट हुई और 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं। जैसे ही आपने एरिया को कॉल करना है, आप एरिया वाली इंस्ट्रक्शन में चलेगी तो एरिया का जो मेथड है वो कहीं नीचे करके कहीं डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, और वो उस एरिया में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मेमोरी में कहीं और पड़ी हुई हैं, इंस्ट्रक्शन मेमोरी में कहीं और पड़ी हुई हैं। तो अब ये है कि जो आपका मेन प्रोग्राम है वो किसी स्टेट में स्टॉप होगा और उसे अपना कंट्रोल हैंड ओवर करना होगा एरिया मेथड को, ठीक है। जब वो हैंड ओवर कर देगा तो मेन मेथड स्टॉप हो चुका है, वो जहाँ पे था उसी तरह रहेगा। अब वो उसकी जो स्टेट है उसे सेव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल उसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ जो भी स्टेट्स हैं वो वहाँ उसको उससे कहीं ना कहीं सेव होना चाहिए। तो अब होता ये है कि क्वेश्चन ये है कि भाई मेन मेथड उसको सेव करे या जो मेथड कॉल किया जा रहा है फॉर एग्जांपल एरिया वो उसको सेव करे। तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दोनों तरह से काम होता है। अगर आपका जो मेन मेथड है और जिस मेथड में से आप मेथड को कॉल कर रहे हैं तो मेन मेथड इज कॉलर मेथड, जो मेन मेथड को एरिया मेथड को कॉल कर रहा है। जो कॉलर मेथड है वो अपने जो प्रोग्राम की स्टेट है उसको सेव करेगा, ठीक है। कॉली मेथड में ये होगा कि अगर आपने एरिया को कॉल किया है तो मेन मेथड की जो स्टेट है वो हैंड ओवर हो जाएगी एरिया मेथड को, और एरिया मेथड कंट्रोल के साथ साथ उस स्टेट को भी हैंडल करेगा, उस स्टेट को सेव करेगा, और जब वो मेथड रिटर्न कर देगा अपनी वैल्यू तो वो स्टेट वापस रिटर्न मेन मेथड को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वेंशन ये हैं कि जो मेथड कॉल कर रहा है वो
स्टेट को सेव करेगा या जो मेथड कॉल किया जा रहा है वो स्टेट को वो स्टेट को सेव करेगा। ठीक है जी, जो मेथड कॉल किया जा रहा है उसको कॉली कहते हैं, जो मेथड कॉल कर रहा है उसको कॉलर मेथड कहते हैं। कुछ और पूछना चाह रही हैं? यही क्वेश्चन था। जी सर यही क्वेश्चन था। थैंक यू। वेलकम। और जी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सर बोथ कॉलर एंड कॉली दोनों में पेरेंट मेथड जो होगा उसकी स्टेट सेव होंगी? नो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आप एरिया मेथड में हैं और एरिया मेथड के अंदर एक और मेथड कॉल हो रहा है, लेट्स सपोज विड्थ। एक तो एरिया मेथड इज कॉलर मेथड, विड्थ मेथड इज कॉली मेथड। तो अगर आप कॉलर सेविंग कर रहे हैं तो एरिया मेथड विल स्टोर द स्टेट ऑफ योर प्रोग्राम। ठीक है, क्लियर है? कुछ और पूछना चाह रहे थे? सर बेसिकली कॉली मेरा क्लियर नहीं हो रहा। कॉली मेथड वो है जिसको आप कॉल कर रहे हैं, यानी अगर आप एरिया में हैं और आपने एक नया मेथड कॉल किया स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट इज कॉली मेथड। आप एरिया में हैं और आप कॉल किसको कर रहे हैं? स्क्वायर रूट को। स्क्वायर रूट इज कॉली मेथड। जो आपका एरिया मेथड है दैट इज कॉलर मेथड, जो बुला रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बुला रहा हूं, आपका नाम क्या है? मोहसिन। मोहसिन। तो मैं आपका इंस्ट्रक्टर इज कॉलर, मोहसिन यू आर कॉली। सर मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अगर फॉर एग्जांपल कॉली सेविंग मेथड यूज हुआ है तो कॉली बेसिकली जब आप या कॉलर ने तो कॉली अपनी स्टेट सेव कर रहा है तो सर लेकिन वो प्रीवियस जो मेथड होगा उसकी तो स्टेट्स लॉस नहीं हो जाएंगी एक तरह से? नो 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 नो, ये अच्छा ओके गुड। ये बिल्कुल उसी तरह है कि मैं विश्व का लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ मोहसिन मेरे टीचिंग असिस्टेंट है। मैं मोहसिन को कॉल कर रहा हूँ और अपनी स्लाइड्स जो इस वक्त करंट स्क्रीन पे है ये आपके पास हैंड ओवर कर रहा हूँ। तो आपने कॉली सेविंग किया, आपने मेरी स्टेट को, प्रोग्राम की स्टेट को स्टोर कर लिया। मैं ये भी कर सकता था कि ओके मोहसिन आप कंटिन्यू करें, मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, आप आगे से चलें और मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करके सेव कर रहा हूँ। आप अपना कंटिन्यू करें, जब अपना काम कर लें तो मुझे बताएं, फिर मैं यहाँ से रिज्यूम करूंगा। दैट इज कॉलर सेविंग। राइट सर। क्लियर हो गया? कंफ्यूजन है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। कोई किसी और किस्म की कंफ्यूजन है आप पूछ लें। नो सर, यानी कि किसी चीज की कोई भी स्टेट लूज नहीं होगी। कॉलर के अंदर कॉलर खुद काम कर रहा है, अपनी चीजें सेव कर रहा है। कॉली के अंदर जो कॉलर है वो हैंड ओवर कर रहा है कॉली को कि भाई ये चीजें रख लो, वापसी पे मुझे दे देना। यस सर, क्लियर हो गया। ओके गुड।